हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो एक फिलोसोफर है। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर है जिनका नाम है सोक्रेटिस, और जिनको हिंदी में सुकरात भी हम कहते हैं। ये आपका यूजीसी नेट फिलोसफी का जो सिलेबस है उसकी जो पेपर 2 है उसमें यूनिट 2 है, जो क्लासिकल वेस्टर्न ग्रीक फिलोसफी है, वहाँ पर हमें सोक्रेटिस ये टॉपिक पढ़ना है। और ये सेम टॉपिक आपका दूसरे ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स में, जैसे कि सीयूईटी पीजी या फिर सीयूईटी यूजी फिलोसफी या फिर यूपीएससी फिलोसफी ऑप्शनल इसका सब्जेक्ट है, जिनका सब्जेक्टिव वहाँ पर एग्जाम होता है ऑप्शनल में, तो वहाँ पर भी ये टॉपिक है, तो उनको भी ये वीडियो देखनी चाहिए। और अदर एग्जाम्स है जैसे कि आपका यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम होने वाला है, तो वहाँ पर भी ये टॉपिक है, तो उनके लिए भी ये वीडियो रेलिवेंट हो सकती है। और अदर एग्जाम्स भी जैसे कि जिनके होंगे जहाँ पर ये टॉपिक है उनको ये वीडियो देखनी चाहिए। एमए बीए फिलोसफी के स्टूडेंट है तो उनके लिए भी वीडियो रेलिवेंट हो सकती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो सोक्रेटिस है, आपके सुकरात है, उनका जन्म 470 बीसी में हुआ था। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा। बीसीई भी लिख दिया जाता है इसको कभी कभी, तो यानी इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट एरा, यानी कि जो जीसस क्राइस्ट थे वो अब से माना जाता है कि अभी 2026 चल रहा है, तो 2026 से पहले यानी कि जो 0 साल होगा वहां पर जो है जीसस क्राइस्ट का जन्म माना जाता है। तो उससे 470 साल पहले आपके सोक्रेटिस का जन्म हुआ था। इसी को जो है यहाँ पर बीसीई भी लिख दिया जाता है और बीसीई दोनों का मतलब सेम है। और जो उनकी बाद के ईयर्स है, यानी कि जीसस क्राइस्ट की मौत के बाद, यानी कि एडी, आफ्टर डेथ, एडी का मतलब आफ्टर डेथ होता है, या फिर इसको सीई भी लिख दिया जाता है, यानी कि क्राइस्ट एरा। ये जो चल रहा है क्राइस्ट एरा चल रहा है, उनके जो पैदा होने के बाद से जो चल रहा है। और या फिर इसको आफ्टर डेथ भी बोल दिया जाता है। एडी या फिर सी का मतलब एक ही है, और बीसी या फिर बीसीई का मतलब एक ही है। ये जो जानकारी आपकी 5th-6th क्लास की जानकारी है, हमको बताई जाती है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होता, तो उनके लिए मैंने बता दिया। बिफोर क्राइस्ट 470 वहां पर उनका जन्म हुआ सोक्रेटिस का। एथेंस में यहाँ पर जन्म होता है उनका। एथेंस एक सिटी है। और वो क्या करते हैं, जो केओस, जो उपद्रव जो है सोफिस्ट ने फैलाया था अपनी फिलॉसफी से, उन्होंने बोला था कि भाई जो नॉलेज है वो सब्जेक्टिव होती है, जो इंसान एक अपना परसेप्शन होता है उसको कैसे देख रहा है रियलिटी को, तो उसके हिसाब से उसकी रियलिटी निर्धारित होती है, कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं होती है। और उन्होंने जो रिलीजन है, ये सब गॉड में फेथ जो है, लोगों को ये सब जो है विश्वास उठ गया था, तो चारों तरफ बहुत केओस का माहौल था, मोरालिटी खत्म हो रही थी, तो उसको रिस्टोर करने के लिए ऑर्डर को यहाँ पर सोक्रेटिस का जन्म होता है। सोक्रेटिस आते हैं, उसको रिस्टोर करते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा। अगर बात करें सोक्रेटिस के पिता की, तो उनके जो फादर थे वो एक स्कल्प्टर थे, मूर्तिकार थे। ठीक है, पत्थरों की मूर्ति वगैरह बनाते थे, उनको तराश कर मूर्तियों को तराशते थे। और उनकी जो मदर थी वो एक मिडवाइफ थी, यानी कि एक क्या थी, जो दाई माँ होती हैं, दाई माँ थी, यानी कि सहायता करती थी बच्चों को पैदा करवाने में। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनकी सहायता करती थी, एक तरीके से आप नर्स कह सकते हो आज के टाइम की। ठीक है, दाई माँ होती है। आज तो बहुत कम रह गई हैं, आज तो जो है सबकी डिलीवरी मोस्टली हॉस्पिटल्स में ही होती है, तो उस टाइम पर नहीं थे भाई हॉस्पिटल्स, तो दाई माँ जो है सहायता करती थी उनकी। तो मिडवाइफ थी उनकी मदर। इसके बाद उनकी जो अर्ली लाइफ और एजुकेशन है उसके बारे में इतना हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हम उनके बारे में कहाँ से जानते हैं, जो उनके शिष्य हुए या फिर जो उनके कंटेम्प्रेरी थे। ठीक है, जब वो काफ़ी प्रसिद्ध हो गए तो उसके बाद ही हम उनको जानते हैं। उनकी जो अर्ली लाइफ है, एजुकेशन कैसे हुई, कहाँ से हुई, वो हमें उसकी जानकारी इतनी नहीं है। और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एथेंस में ही बिता दी। केवल वो 3 ओकेशंस पर ही बाहर गए, जब वो युद्ध के टाइम पर, पेलोपोशोनियन कौन सा युद्ध होता है वो, 3 युद्ध हुए हैं, तो वो जानकारी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। युद्ध के बारे में कोई नहीं पूछेगा आपसे। पहले पोनोशियन वॉर्स और एक और था, नाम याद नहीं आ रहा है, तो आप देख लेना, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमें जानना। फिर भी अगर आप ज़्यादा उत्सुक हो तो आप देख सकते हो अपने आप से। उनकी जो नॉलेज थी, उन्होंने कहा कि वो कॉन्सेप्ट के थ्रू ही हो सकती है, और जो कॉन्सेप्ट है वो ऑब्जेक्टिवली सबके द्वारा, यो यूनिवर्सल होते हैं कॉन्सेप्ट, सब उनको जो है अपनी रैशनैलिटी से सोच सकते हैं, उनको रीजनिंग के द्वारा जान सकते हैं। तो इसीलिए नॉलेज भी जो है वो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ट्रुथ की होती है, ऑब्जेक्टिव होती है नॉलेज भी।
और वर्चू भी हम कह सकते हैं वो भी एक तरीके से नॉलेज ही है। ये जो आप कहते हो, जो पर्टिकुलर वर्चू बोल देते हो कि प्रूडेंस है और आपका टेम्परेंस है, ये वर्चू आप उनको जो है एक तरीके से यूनिफाइड होता है वर्चू, ठीक है। तो नॉलेज होती है, नॉलेज को हम एक तरीके से कह सकते हैं, नॉलेज यानी विजडम जो है वो जो है वर्चू है। तो इस पर जो है सभी सहमत होंगे। तो वर्चू इज नॉलेज, नॉलेज इज वर्चू, ये भी उन्हीं का कोट है, कुछ भी हम कह सकते हैं। वर्चू को नॉलेज के रूप में वो डिफाइन करते हैं। और ऑब्जेक्टिव ट्रुथ की बात करते हैं, सब्जेक्टिविटी को कहीं ना कहीं वो उसके पक्ष में नहीं थे, ऑब्जेक्टिविटी के पक्ष में थे। हम बात करेंगे कैसे थे। और जो वो चीज़ें करते थे वो जो है नगर नगर जाकर, मतलब नगर नहीं, जो अपने घर के आसपास ही बातें करते थे, लोगों से कन्वर्सेशन करते थे और वहाँ पर जो है उनसे पूछा करते थे वो क्या सोचते हैं वर्चू के बारे में और पाइटी के बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो है एथिकल वो जो है बातें वहाँ पर किया करते थे। बोलते थे कि मुझे कुछ नहीं पता भाई, तुम्हें पता है तो तुम मुझे बताओ। और इस चक्कर में वहाँ पर जो यूथ होता था वो भी उनसे काफ़ी प्रेरणा लेता था, सीखता था वहाँ से। और कुछ 3 चार्जेस उन पर लगाए गए और जिसके चलते उन्हें जो है डेथ की सज़ा सुनाई गई। उनको जो है एक पॉइजन दिया गया, हेमलॉक नाम का। हेमलॉक एक प्लांट है, उसका जो जहर है उससे बनता है, उस वो जो है उन्हें पिलाया गया और वो जो है मर गए। और उन पर जो 3 चार्जेस लगाए गए वो थे कि उन्होंने जो हमारे ट्रेडिशनल नेशनल गॉड्स हैं, हमारे जो राष्ट्रीय भगवान हैं जिनमें हम मानते हैं, उनको जो है नकारा है, उनकी अवहेलना की है और उन्होंने अपने खुद के कुछ गॉड्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। और उन्होंने कहीं ना कहीं जो एथेनियन यूथ है उसको करप्ट किया है, उसकी सोच पर जो है चोट की है। वो जो है अब थोड़ा अलग तरीके से सोचता है, वैसे नहीं सोचता जैसे कि स्टेट चाहता है। एथेनियन यूथ को बर्बाद कर दिया। तो ये उन पर चार्जेस लगाए गए और फाइनली 399 बीसी में उनकी जो है मृत्यु हो गई। तो कितने साल वो जिए कम से कम, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा वो जी गए। देखे तो 71 ईयर्स हम अप्रोक्स हम मान सकते हैं कि 71 ईयर्स या फिर 70 कह दो, 70 साल वो जिए, ठीक है। ये कुछ ऐसे दिखते थे सोक्रेटिस, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पर क्यों लगाई है इमेजेस, ये मैं बता देता हूँ आपको। ये जो है ग्रोट्स्क्यू की तरह दिखते थे, जैसे कि उनको कॉमिकल ये क्रिएचर है ग्रोट्स्क्यू, ठीक है, कॉमिकल क्रिएचर है। एरिस्टोफेंस ने उनको जो है इस तरीके से पोर्ट्रे किया। अपना जो वर्क है क्लाउड्स, उसमें कहा कि भाई ये थोड़े ऐसे फनी टाइप के दिखते थे, कॉमिकल क्रिएचर। वो जो है एक तरीके से उनका मजाक बनाते थे क्योंकि वो एक कॉमिक पोइट थे। एरिस्टोफेंस कॉमिक प्ले करते थे और वो कहते हैं और दूसरे लोग भी इनफैक्ट मानते हैं, वो जो है शॉर्ट थे, हाइट कम थी, थिक सेट और अगली दिखते थे, ठीक है। थोड़े मोटे से थे, अगली से दिखते थे, जैसे कि यहाँ पर दिख रहे हैं। इस तरीके से ग्रोट्स के क्रिएचर है, ठीक है। इसकी तरह का उन्हें पोर्ट्रे किया जाता था एरिस्टोफेंस जैसे लोगों के द्वारा, जो कि कॉमिक प्ले करते थे। और जैसे जैसे वो बूढ़े होते गए वो बाल्ड यानी गंजे भी हो गए, उनके बाल उड़ गए। उनकी जो नोज है, नाक है, वो काफ़ी चौड़ी थी, चपटी थी, फ्लैट थी और वो ऊपर की ओर उठी हुई थी, ठीक है। तो पोर्ट्रूडिंग नोज हम कह सकते हैं, प्रोट्रूडिंग या पोर्ट्रूडिंग जो बोलते हैं, ऊपर की तरफ उठी हुई नाक होती है। और उनकी एक विचित्र तरह की गेट थी, थोड़ा चलने का भी उनका मजाक उड़ाया जाता था कि वो इस तरीके चलते थे, जो नाटक करते थे एरिस्टोफेन, उनके टाइम के थे एरिस्टोफेन। तो पेक्यूलियर गेट है और जो है वो अपनी आंखें रोल करते रहते थे, ऐसा उनको पोर्ट्रे किया जाता था कि रोल करते थे अपनी आंखें जब बातें करते थे या जैसे भी है। तो ये उनका जो है अपीयरेंस इस तरीके से बताया जाता है। फर्स्ट हैंड जानकारी हमें उनकी नहीं मिलती है सोक्रेटिस की, क्योंकि उनकी खुद की कोई राइटिंग नहीं थी। जैसा दूसरे लोगों ने उनके टाइम के उनको जो है उनके बारे में लिखा है तो उससे हमें जानकारी मिलती है। सेकंड हैंड जानकारी है या फिर थर्ड हैंड जानकारी है। जैसे कि थर्ड हैंड जानकारी हमें एरिस्टोटल से मिलती है। एरिस्टोटल उनकी मृत्यु के बाद जन्मे, तो उनकी मृत्यु के समय पे जो लोगों ने लिखा यानी कि सेकंड हैंड जानकारी दी, तो उससे जो है उसको पढ़कर एरिस्टोटल ने उनके बारे में फिर लिखा, सोक्रेटिस के बारे में। अगर बात करें सोक्रेटिस का स्टाइल कैसा था, किस तरह की वो फिलॉसफी थी उनकी, तो सोक्रेटिस ने खुद की अपनी कोई फिलॉसफी कंस्ट्रक्ट नहीं की, कोई सिस्टम ऑफ फिलॉसफी उनका नहीं है। उन्होंने कभी भी अपने जो ओपिनियंस है उनको लिखा नहीं,
उनका जो मेथड है फिलोसफाइजिंग का वो है प्योरली कन्वर्सेशनल, वो बातें करते थे लोगों से, ठीक है। और उनके जो चेले चपाटे हैं, उनके स्टूडेंट है, डिसाइपल है, वो जो है उनकी बातें सुनते थे और वो जो है उनके बारे में लिखते थे। ही टुक नो फीस, कोई फीस उन्होंने चार्ज नहीं की जैसे कि सोफिस्ट करते थे, और वो हमेशा एक पुअर व्यक्ति के रूप में जिए, उन्होंने जीवन यापन किया। लेकिन एरिस्टोफोन्स जो है ऐसा नहीं मानते हैं, वो उनको पोर्ट्रे करते हैं एज ए चीफ ऑफ सोफिस्ट की, वो प्रमुख थे सोफिस्ट के, वो भी फीस चार्ज करते थे बड़ी। तो एरिस्टोफोन्स जो है ऐसा मानते थे, लेकिन प्लेटो और जो आपके जीनोफोन है वो जो है इसको नकारते हैं। वो जो है कहते हैं, क्योंकि वो प्रेज करते थे सोफिस्ट को, कहीं कि वो प्रेज करते थे सोफिस्ट को, कहीं ना कहीं प्लेटो के तो गुरु थे, और वो जो जीनोफोन्स थे वो एक सोल्जर थे, और वो भी कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थे। तो वो एरिस्टोफेन के इस कथन को नकारते हैं। वो कहते हैं कि भाई वो कोई फीस चार्ज नहीं करते थे, और वो तो हमेशा एक सादे व्यक्ति की तरह सिंपल लाइफ जीते थे। तो उनकी हैबिट्स भी बहुत सिंपल थी, कोई एक्सट्रीम्स नहीं थे, ना तो वो ज़्यादा धन इकट्ठा करते थे कि मेटीरियलिस्टिक है बहुत ज़्यादा, ना ही वो बहुत ज़्यादा कठोर एसेटिज्म यानी कि तप करते थे कि भाई सारा संचार त्याग के जो है चले जाओ कहीं तपस्या करो या फिर जानो अपने आप को, ऐसे भी नहीं थे। को दोनों ही एक्सट्रीम्स को अवॉइड करते हैं। एक सिंपल जो गरीब व्यक्ति होता है अपना जीवन यापन करता है और बातें करता है, थोड़ा जानने की कोशिश करता है, लोगों से अपने आप को जो है इग्नोरेंट मानता है, तो इस तरह की वो लाइफ जीते थे। और यहाँ पर एक ये बैंकेट ऑफ प्लेटो वर्क है, प्लेटो का बैंकेट, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि उन्हें कोई शराब पीने की भी आवश्यकता नहीं थी। मतलब वो ये नहीं कि भाई वो भोग विलास के जीवन जीने के उत्सुक हैं फिर जीते हैं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं था उन्हें, भाई नहीं चाहिए शराब। लेकिन अगर कोई ऐसा ओकेशन आया, क्षण आया, पल आया जहां पर उन्हें बोला गया कि भाई तुम्हें शराब पीनी चाहिए, भाई सब लोग जो है इतना आग्रह कर रहे हैं, तो वो जो है मना भी नहीं करते थे फिर। और इनफैक्ट वो उन लोगों से ज्यादा फिर पी लेते थे शराब, और बिना किसी हिचकिचाहट के। और इनफैक्ट एक वहां पर वो इंसिडेंट बताते हैं कि 2-3 दोस्त थे वहां पर, सोक्रेटिस भी थे, तो उन्होंने सबसे ज्यादा शराब पी, सबसे लेट तक पी, और सबसे लेट तक वो जगे रहे। और उसके बाद उन सबसे पहले उठकर वो अपने डेली काम काज के लिए चले गए मार्केट में, और अपने काम के लिए निकल गए, जो मूर्ति वगैरह वो बनाते थे, जो भी करते थे। तो प्लेटो ने इस तरीके से उनका जो है वर्णन किया है कि भाई वैसे तो उनको बोलते हैं कि मुझे कोई जरूरत नहीं है, मतलब आदि नहीं है किसी चीज की, ठीक है, उनको लत नहीं है किसी चीज की, लेकिन अगर कोई बोल रहा है तो भाई वो कर भी लेते हैं। तो यानी कि करते हुए भी उस चीज से अछूता रहते हैं, यानी कि शराबी नहीं बन जाते हैं। और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, मैं तो बहुत वो हूँ, ये सब मैं तो बिल्कुल पी नहीं सकता, तो ऐसा भी नहीं था। तो उनको जो है फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है, अगर शराब भी पी रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस तरीके का व्यक्तित्व जो है उनका दर्शाया गया है प्लेटो के द्वारा बैंकेट वर्क में। ही नेवर मोनोपोलाइज्ड द कन्वर्सेशन, और वो किसी से कन्वर्सेशन भी करते थे तो उसको मोनोपोलाइज नहीं करते थे कि वे खुद ही खुद बोले जा रहे, सामने वाले की सुन नहीं रही। जैसे कि जो सोफिस्ट लोग थे वो मोनोलॉग किया करते थे, भाषण देते थे, स्पीच पे। गोरगियास फेमस थे कि वो किसी भी टॉपिक पर तुरंत जो है कुछ भी घंटों तक बोल सकते थे। गोरगियास जो है काफी अच्छे वहां पर वक्ता थे, तो वक्ता ये भी अच्छे थे, लेकिन सुनने पर ज्यादा ध्यान देते थे, मोनोपोलाइज नहीं करते थे कॉन्वर्सेशन को। और दूसरी जो पार्टी होती है, सामने वाली जो पार्टी जिससे वो बात कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा बातें करती थी, टॉकिंग करती थी। सोक्रेटिस जो है केवल क्वेश्चंस इंपोज करते थे, कमेंट्स कर देते थे, जहां पर उन्हें लगता था कि यहाँ पर इनको टोकना चाहिए, तो वहां पर वो जो है एक तरीके से फ्रूटफुल कन्वर्सेशन वहां पर रहता था, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा पूछते थे, दूसरों को मौका देते थे बोलने का, आंसर करने का। जो कन्वर्सेशन थे वो चीफली उनका जो मेथड है क्वेश्चन आंसर का, यानी कि इसको इलंकस भी बोलते हैं, उसके द्वारा वो जो है प्रोसीड होती थी। उस मेथड के द्वारा सोक्रेटिस जो है एक्यूट क्वेश्चंस जो है इड्यूस करते थे, पूछते थे, और वहां पर जन्म जो है उनके आंसर्स का होता था। सामने वाला जो है वो अपने थॉट्स उनका जन्म करवाते थे, उनको असिस्टेंस कर रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं। जैसे कि एक मिडवाइफ, एक दाइमा जो है प्रेग्नेंट लेडी को उसके बच्चा पैदा होने में सहायता करती है, ऐसे ही जो दूसरे लोग होते थे उनको विचारों को पैदा करने में वो जो है सोचे और नए नए विचार पैदा करे, या फिर जो सोचते हैं वो जो उन्होंने कभी बोला नहीं है, जो चीजें उनके अंदर है पहले से ही, तो उनको बाहर निकलवाने के लिए सहायता करते थे सोक्रेटिस। तो इसलिए उनके तरीके को मिडवाइफ असिस्टेंस या फिर मिडवाइफरी भी बोला जाता है। जो ये मेथड है सोक्रेटिस का कि वो एक दाई माँ की तरह जो है, जैसे वो बच्चा पैदा करवाती है, वैसे ही उनके थॉट्स को बाहर निकलवा रहे हैं वो जो सोचते हैं दूसरे लोग, तो इसलिए उनके तरीके को मिडवाइफरी बोलते हैं। द थॉट्स ऑफ हिज पार्टनर
करेक्टिंग, रेफ्यूटिंग और डेवलपिंग। तो उनके जो बात करने का पार्ट, मतलब बात करने वाला उनके साथ होता था, पार्टनर होता था, उनके थॉट्स को करेक्ट करना, रेफ्यूट करना, डेवलप करवाना और पैदा करवाना हम कह सकते हैं। तो ये सोक्रेटिस का मेथड था, तो काफ़ी उसका सही माना जाता है। फिलोसॉफिकल काउंसलर भी बहुत सारे ये जो सोक्रेटिक मेथड है मिडवाइफरी वाला, ये जो है अपनाते हैं काउंसलिंग की हेल्प करने के लिए। सोक्रेटिक पैराडॉक्सिस की अब बात करते हैं, जिसको सोक्रेटिक आयरनी भी हम कह सकते हैं। तो क्या पैराडॉक्स देखने के लिए मिलता है हमें जो सोक्रेटिस जो है अपना तरीका अपनाते हैं? क्योंकि सोक्रेटिस जो है अपने आप को ऐसा बोल देते कि भाई मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो इग्नोरेंट हूँ, तुम लोगों को पता है, तुम्हें जानकारी है, जैसे कि तुम दावा कर रहे हो। तो वो दूसरे को कहते थे कि भाई तुम्हें पता है, लेकिन बीच में जो है उनको जो वो गलत जाते थे, या फिर ऐसा लगता था उन्हें कि ये थोड़ा ऐसा होना चाहिए, ऐसा वो करते थे और बीच में उन्हें टोकते भी थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको जानकारी रहती थी, उनको पता था कि इन्हें भी नहीं पता, जैसे मुझे नहीं पता, लेकिन वो उनको ऐसे बताते थे कि भाई तुम्हें पता है, तुम बहुत महान हो, विद्वान हो, तो तुम मुझे बताओ, ठीक है। तो अब पता नहीं कि वो ऐसा जानबूझकर करते थे या फिर वो सच में इग्नोरेंट थे, मतलब ऐसे बोल रहे कि मुझे नहीं पता, या फिर वो थोड़े चालाक थे कि भाई इनको भी नहीं पता तो इनको थोड़ा दिखाऊं उनकी असलियत कि ये कितने पानी में हैं, या फिर वो सही में ही उनसे कुछ सीखना चाहते थे, जानना चाहते थे। तो इसके बारे में इतना नहीं कहा जा सकता। लोगों ने जैसे उनको बताया है कि भाई उनको सही में नहीं पता, जैसे कि प्लेटो तो कहते थे कि भाई वो खुद जानते थे, लेकिन दूसरों को इस चाहते थे कि दूसरे भी अपनी जो इग्नोरेंस है उसके बारे में पता करें। उनका जो है हार्ट प्योर था। अब मैं हम नहीं कह सकते भाई, हम तो थोड़ा यहाँ पर अजम्पशन ही लगा सकते हैं। तो ये उनके बारे में लिखा हुआ है। सोक्रेटिस हिमसेल्फ ऑफन एक्सप्लिसिटली डिनाइज दैट ही इज ए टीचर और दैट ही पोजेस नॉलेज, कि उनके पास कोई नॉलेज नहीं है on such significant questions. Nevertheless, he does seem to hold certain apparently innovative positions on the nature of virtue. लेकिन उनकी खुद की भी कुछ certain innovative positions होती थी, और these appear with enough frequency within this group of dialogues, जो कि काफी बार देखी गई है। जो ये dialogues हुए हैं प्लेटो ने जो डिस्कस किए हैं, लिखा है that they have come to be known as Socratic paradoxes। तो इसीलिए इनको सोक्रेटिक पैराडॉक्स कहा गया है कि उनकी भी भाई कुछ पोजीशन है नेचर ऑफ वर्चू को लेकर, जो कि वो बार बार डायलॉग्स में दिखती है, लेकिन फिर भी वो कहते थे कि भाई मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, तुम लोग बताओ। तो ये यहाँ पर पैराडॉक्स है, आयरनी है। ही प्रोसीड विद ए फ्यू डेक्स्ट्रस क्वेश्चंस टू एक्सपोज द होलोनेस, सैलोनेस और द इग्नोरेंस ऑफ द आंसर्स। ठीक है, वो कुछ ऐसे अच्छे क्वेश्चंस पूछते थे जिससे कि जो सामने वाला है उसको जो उसकी जो होलोनेस है, खोखलापन है उसका आंसर्स में, कितने छिछले सैलो वो आंसर्स हैं, और वो इग्नोरेंट है, यानी कि उनको भी नहीं पता है, वो उन आंसर्स की जो है ये चीजें जो है एक तरीके से एक्सपोज करते थे। तो यही है सोक्रेटिक पैराडॉक्सेस आयरनी। ठीक है, अब बात करते हैं कौन से 3 चार्जेस उन पर लगाए गए और कैसे वो बेसलेस थे बिल्कुल। जैसे कि पहला था कि उन्होंने नेशनल गॉड्स को ही डिनाई कर दिया, और दूसरा है कि उन्होंने नए गॉड्स को सेटअप किया अपने, क्योंकि वो जो है ऐसा मानते थे, ऐसा लिखते हैं प्लेटो और जेनोफोन्स भी, कि उनके अंदर कुछ आवाज आती थी जो कि उनको गाइड करती थी कुछ भी राइट और रॉन्ग करने के लिए। उनको लगता था कि ये राइट है, वो बताता था उनको ये करना चाहिए, ये राइट है, ये नहीं करना चाहिए, ये रॉन्ग है। तो उसको डीमोनियन वॉइस या फिर डीमन कोई था उनके अंदर, या बोर्ड को कह सकते हैं, कुछ ऐसी सुपरनेचुरल चीज थी, शक्ति थी कुछ, जो कि उनको गाइड करती थी, ऐसा लिखा गया है। तो उसकी वो सुनते थे, तो वो जो है बोलते भी थे, जैसे कि जीनोफोन ने कहा है कि उन्होंने कभी बोला नहीं लोगों को कि ये जो तुम गॉड्स में मानते हो, जो तुम्हारे ट्रेडिशनल गॉड्स है उनमें मत मानो। वो कहते थे कि पर्सनल गॉड्स है, ठीक है, उनको तुम रेस्पेक्ट करो, लेकिन कोई एक ऐसा इनफाइनाइट या फिर जो इम्पर्सनल गॉड भी है जो कि तुम्हें नहीं पता है, ठीक है। तो वो ऐसी बात तो जो है उन्होंने करी है, जीनोफोन्स ने ऐसा बताया है। तो इसको ही लेकर उन पर चार्ज लगाया गया होगा कि वो जो है एक नया गॉड सेटअप कर रहे हैं, जो कि लोगों का पर्सनल गॉड नहीं है, जो कि उनके ट्रेडिशनल गॉड है वो नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं करप्ट किया है यूथ को। तो ये चार्ज है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एल्कीबाइडस, ये फेवरेट डिसाइपल थे एरिस्टोटल के। तो इन्होंने कहीं ना कहीं स्टेट के खिलाफ बगावत करी थी। उन्होंने
तो उन पर चार्ज लगाया कि भाई तुम जो है सोक्रेटिस से ये सब सीख रहे हो, ये जो तुम बोल रहे हो तो तुम्हारे, लेकिन सोक्रेटिस को इस तरीके से ब्लेम करना, भाई वो उसकी अपनी भी तो कुछ थॉट प्रोसेस होगा ना, वो उसका स्टूडेंट है, लेकिन सारे तो नहीं स्टेट के खिलाफ जा रहे, और ये वहां से जेल से भाग भी गया था, इसको जेल में भी रखा था। तो इस तरीके से एल्किबाइडिस जैसे यूथ यंग लोगों को सोक्रेटिस ने जो है करप्ट कर दिया है, इस चार्ज के बेसिस पर उनको पकड़ा गया। तो ये 3 चार्ज थे, काफी बेसलेस यहाँ पर थे तीनों ही। ठीक है, उन्होंने कभी नेशनल गोड्स को जो है डिनाई नहीं किया। उन्होंने बोला कि तुम्हारी कल्चर या तुम्हारी जो ट्रेडिशन है उसके हिसाब से तुम्हें, मैं नहीं कहता कि तुम्हें उनको जो है नहीं मानना चाहिए, मानो भाई, लेकिन एक सुपर नेचुरल कोई चीज़ है वो भी एग्जिस्ट करती है, वो ऐसा जीनोफोन ने हमें अकाउंट दिया है। तो ये भी कहीं ना कहीं उन्होंने नए गोड्स स्थापित कर दिए, ऐसा भी नहीं कह सकते, उनकी इनर वॉइस थी कि उनको उसको सुनते थे। ठीक है, ऐसा कोई नए गोड्स इस्टेब्लिश नहीं कर दिए उन्होंने, और यूथ को भी करप्ट करना, ये भी दावा जो है थोड़ा खोखला है। तो ये तीनों ही बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स थे, लेकिन फिर भी जो सोक्रेटिस है वो जो है सवाल नहीं उठाते हैं। जो उनको सजा दी गई 30 दिनों के बाद दी गई, जब उनका ट्रायल चल रहा था, लेकिन फिर भी कभी उन्होंने दया की, गुहार नहीं लगाई, कभी भागने की कोशिश नहीं की, कभी ऐसा कुछ काम नहीं किया। डिग्निटी और ऑनर के साथ वो रहे, उन्होंने लोगों का सम्मान किया, जो सजा कोर्ट ने दी उसका सम्मान किया। तो क्या चार्जेस के रियल रीजंस थे, क्योंकि ये तो सारे बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स थे। तो रियल रीजंस लोग मानते हैं बहुत सारे कि उनके पर्सनल एनिमीज खड़े हो गए थे। ठीक है, जो है दूसरी नॉलेज में मानते होंगे, या फिर ऑब्जेक्टिव ट्रुथ की यहाँ पर वो वकालत कर रहे थे। सोक्रेटिस उसमें नहीं मान रहे होंगे, वो क्योंकि कन्वर्सेशन करते थे। कुछ ऐसे लोग भी रहे होंगे जिन्होंने उनके साथ कन्वर्सेशन नहीं की होगी, उनके ईगो को ठेस पहुंच गई होगी। ठीक है भाई, ये तो हमें इग्नोरेंट ही साबित कर रहा है। तो उनके पर्सनल, ये जो मैलिटस, लाइकन और एनाइटस है, जिन 3 लोगों ने उन पर केस ठोका था, मुकदमा वो लड़ रहे थे उसके खिलाफ, सोक्रेटिस के खिलाफ, तो ये तीनों ही लोग कहीं ना कहीं मैन ऑफ स्ट्रो थे। उनके पीछे से कोई और ऑपरेट कर रहा था। ये तो खाली दिखावटी जो स्ट्रोमैन होते हैं, भूसे के आदमी होते हैं, जो कि खेतों में खड़े कर दिए जाते हैं जिससे कि फसल वगैरह जो है वो खराब ना हो। तो वैसे ये एक, इनमें कोई पावर नहीं थी, इनके पीछे से कोई ऑपरेट जो कर रहा था वो पावरफुल पर्सन्स थे, जो कि अपने आप को बिहाइंड द सीन ही रखना चाहते थे। तो इनको उन्होंने मुखौटा बना दिया था मैलिटस, लाइकन और एनाटिस का। खुद पीछे रहकर वो लड़ रहे थे। सोक्रेटिस को वो चाहते थे कि वो डेथ पेनल्टी उसे मिले या फिर वो जेल में बंद हो जाए। ये पावरफुल लोग थे। और दूसरा है कि जो एथेनियन डेमोक्रेसी थी, सोक्रेटिस जो है उसको पसंद नहीं करते थे, अपीरिय लगती थी उनको, अनप्लीजेंट लगती थी एथेनियन डेमोक्रेसी। उनको लगता था कि ये मोब रूल है, जो लोग डिजर्व भी नहीं करते डेमोक्रेसी में, अनवाइज होते हैं, इंटेलिजेंट नहीं होते फिलोसॉफिकली, तो वे लोग जो है डेमोक्रेसी चलाते हैं। तो ऐसा नहीं बोल रहे कि वही ओलिगार्की चाहिए या फिर एरिस्टोक्रेसी चाहिए कि कुछ लोग जो है वही चलाए। नहीं भाई, वो कुछ लोग भी ऐसे नहीं हो कि वो सिर्फ बहुत धनी हो या फिर बहुत वेल्दी हो वो चला रहे हैं। वो वाइज होने चाहिए फिलोसॉफिकली, और हर तरीके से उनको जानकारी रहनी चाहिए, पता होना चाहिए। तो ऐसे वाइज या फिर जो नॉलेजेबल पर्सन है वो कहीं ना कहीं पावर में होने चाहिए, ऐसा सोक्रेटिस को लगता था। लेकिन कभी भी उन्होंने पॉलिटिक्स में खुद हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जो यूथ उनसे प्रेरणा लेते थे उनको तो शिक्षा दी ही, उनको तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पढ़ाया ही। तो इसलिए भी उनको जो है जेल में बंद करने का फैसला लिया गया, या फिर उन पर जो है मुकदमा चला। और इसके बाद जो सोफिस्ट थे उनको भी कहीं ना कहीं समझा जाता था कि ये जो सोक्रेटिस है ये भी सोफिस्ट है, ये भी वैसी ही हमें टीचिंग दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो गया वहां पर उनको लेकर, जैसे कि एरिस्टोफोन्स ने अपने क्लाउड्स वर्क में या फिर जो प्ले है उनका, उसमें उसको इस तरीके से पोर्ट्रे किया कि वो जो है सोफिस्ट के चीफ है, मुख्य है। तो कन्फ्यूजन के कारण भी कहीं ना कहीं उनको, उन पर चार्जेस लगाए गए। तो ये जो है 3 मेन कारण माने जाते हैं। ये लिखा जाता है कि ऐसे इसलिए उनको जेल में बंद किया गया, लेकिन असली कारण कुछ लोग ये मानते हैं। अब बात करें जो उनके 30 दिन का ट्रायल चला, उस समय पर वो अगर चाहते तो दया की भीख मांग सकते थे, गुहार लगा सकते थे कि भाई मुझे माफ कर दो, क्योंकि वहां पर बेयर मिनिमम जो है मेजोरिटी के साथ वो उनका जो है जेल में डाला गया था। एक तरीके से पूरी संपूर्ण
मेजोरिटी नहीं थी, एक तरफा मेजोरिटी नहीं थी, हल्की सी मेजोरिटी थी। तो अगर वो चाहते तो दया की गुहार लगा सकते थे, कह सकते थे कि भाई मुझे छोड़ दो, जैसे कि लोग करते थे उस समय पे, और उनको छोड़ भी दिया जाता था। तो उन्होंने एक तरीके से ऐसा नहीं किया। दूसरा, उन्होंने एस्केप करने की भी कोशिश नहीं की, भागने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि उस समय पर ऐसा लोग करते थे, जैसे कि एनेक्सोगोराज ने किया था। उन्होंने जो है भागना उचित समझा था, वो भाग गए थे पेरिकल्स की हेल्प से जेल से। तो ऐसा अगर चाहते तो सोक्रेटिस भी कर सकते थे, उनके भी बहुत सारे डिसाइपल्स थे, स्टूडेंट्स थे, और बहुत सारे फ्रेंड्स थे, पावरफुल भी थे और हर तरह के थे। तो वो भी अगर चाहते तो इजीली वहां से भाग सकते थे जेल से। तीसरा, वो क्या कर सकते थे, वो जो जेल गार्ड है उनके हाथ में पैसा थमा दे सकते थे, सिल्वर लगा सकते थे, यानी कि वही पैसा दे सकते थे, घूस दे सकते थे उनको, और वो जो है मैटर को सेटल कर सकते थे ऐसे जेल गार्ड से को पैसे देकर। लेकिन उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। उन्होंने डिग्निटी के साथ, ऑनर के साथ जो है लोग को सम्मान देते हुए वहीं पर रहना उचित समझा। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से दिखाता है कितने वो कॉन्फिडेंट थे, काम थे, और डिग्निटी के साथ वो जी रहे थे, पूरी जिंदगी ऐसे जिए थे, और वो मर भी वैसे ही चाहते थे, वैसे ही मरना, की डिग्निटी के साथ मरे। अगर जिए हैं तो भागना क्या मौत से। तो इसलिए वो ऐसा उन्होंने नहीं किया, वहीं पर वो रहे। सोक्रेटिस ने मना कर दिया ये सब चीज़ें करने से, और वो जो है कहते हैं कि भाई मौत से भागना ये कायर की निशानी है, मैं कावर्ड नहीं हूँ, और मैं जो है लो को जो है ओबे करूँगा। और जो है उन्होंने, अगर लो ने मुझे जो है डेथ पेनल्टी दी है तो मैं जो है उसको ओबे करूँगा, ऐसा उनका कहना है, जैसे कि दूसरे लोगों ने उनको उनके बारे में लिखा है। आफ्टर 30 days therefore the poison cup was brought to him। जो पॉइजन कप है, जो हेमलॉक पॉइजन है, हेमलॉक जो है उस पौधे का नाम था, जो जहरीला होता था, जिससे उनके लिए पॉइजन बनाया गया। ये आपको ध्यान रखना है, हेमलॉक वो है। कभी कभी पूछ लेते हैं, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए फिलोसफी के पेपर में, फिलोसफिकल क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, लेकिन कभी फैक्चुअल चीजें भी पूछ ले पेपर को हार्ड बनाने के लिए, तो आपको याद रहना चाहिए हेमलॉक, ठीक है। उसको लाया गया, और जो है सोक्रेटिस ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना हिचकिचाए, बिना डर के, निर्भय होकर वो जहर पी लिया, और सनसेट से पहले ही पी लिया। कि भाई लोग जो है सनसेट का इंतजार करते हैं कि कब जो है सनसेट हो, और तब वो थोड़ा और जी ले, थोड़ा और जीवन के पल उन्हें मिले जीने के लिए। इनफैक्ट कुछ लोग तो सनसेट के बाद भी रोते रहते थे, या फिर अपील करते थे कि थोड़ा टाइम और दे दो। लेकिन सोक्रेटिस ने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने बहुत पहले ही वो पी लिया। उनके जो डिसाइपल थे, क्रीटो थे, उन्होंने कहा भी थोड़ा टाइम ले लो और जी लो थोड़ा सा, लेकिन सोक्रेटिस ने कहा भाई मरना तो है ही, अभी इतना डरना क्यों, एकदम पी लिया उन्होंने सनसेट से काफी टाइम पहले ही। अगर बात करें उनके मृत्यु के समय उनके पास कौन था वहां पर प्रेजेंट, तो प्लेटो का जो वर्क है फीडो, फीडो ने जो बताया प्लेटो को, तो उसके बेसिस पर उन्होंने वर्क अपना लिखा। तो वहां पर वो अकाउंट देते हैं कि सोक्रेटिस के काफी सारे क्लोज फ्रेंड्स थे वहां पर, फॉलोअर्स थे उनकी डेथ के समय, जो कि उस सेल में वहां पर प्रेजेंट थे। और उनकी समय, मौत के समय 399 बीसी में जब हुई। तो क्रीटो का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि क्रीटो जो है वो जब से उनका ट्रायल चला है, मौत की सबसे ज्यादा उनके करीब जो थे वो क्रीटो ही थे सोक्रेटिस के। दूसरे जो यहाँ पर व्यक्ति है वो फीडो ऑफ एलिस है, जिन्होंने इस अकाउंट को नरेट किया है, और जिसके बेसिस पर प्लेटो ने वर्क लिखा अपना फीडो। तीसरे यहाँ पर सिमियास ऑफ थीब्स है और सीब्स है। तो ये जो है चार व्यक्ति है जो कि काफी क्लोज थे उनके। दूसरे नोटेबल फिगर्स भी हैं यहाँ पर जो कि प्रेजेंट थे, जैसे कि एथेंस से कुछ उनके दोस्त आए थे, जैसे कि अपोलोडोरस है, क्यूटोबुलस है, हर्मोजीन्स है, एपिजीन्स है, एस्चीन्स है, एंटीथीन्स है। कुछ फॉरेन फॉलोअर्स भी थे, जैसे कि सीमियास थे जो कि एथेंस के बाहर से थे, सीबीस थे, फिडोंडोस थे ऑफ थीब्स, एंड यूक्लिड्स थे मेगारा के। तो ये सारे लोग भी थे वहां पर। प्लेटो जो है, जो कि सोक्रेटिस के वन ऑफ द मेन स्टूडेंट में थे, लेकिन वो वहां पर अपनी जो इलनेस है, वो बीमार थे, उसके चलते वो वहां पर प्रेजेंट नहीं हो सके। लेकिन जब ट्रायल चल रहा था तो प्लेटो वहां पर थे। लेकिन जब उनका जिस दिन मौत होनी थी, जिस दिन उनको वो जहर पीना था हम लोग, तब वहां पर प्लेटो नहीं थे। जैसे कि वो अपने फीडो वर्क में ही बताते थे कि वो बीमार थे उस टाइम। सोक्रेटिस को वहां पर उनकी वाइफ जो है, जिनका नाम जेंथीपे है,
जिसको जैसे कि लिखा हुआ है प्लेटो के फीडो में, वो वहाँ पर विजिट करती है उन्हें। और उनके बच्चे थे, इनफैक्ट 3 बच्चे थे आई थिंक उनके, 2 छोटे थे, 1 बड़ा था। तो वो भी उनके एग्जीक्यूशन से पहले विजिट करते हैं। लेकिन सोक्रेटिस जो है अपने क्रीटो, अपने जो फॉलोवर है उसको कहते हैं कि इनको जो है बाहर ले जाओ, जिससे कि वो थोड़ा पैनिक ना हो, वो जो है नहीं देख पाएंगे। तो उस सीन को अवॉइड करने के लिए जेंथीपी और उनके बच्चों यानी कि अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को कहते हैं, क्रीटो को कहते हैं कि इनको जो है बाहर ले जाओ। और कौन वहां पर प्रेजेंट था? वहां पर गार्ड था, जेलर था, प्रिजन ऑफिशियल हम कह सकते हैं, वो प्रेजेंट था, जो कि हेमलॉक देता है और मैनेज करता है वहां पर उस सीन को। और अगर बात करें सोक्रेटिस की क्या मनोस्थिति थी, वो बहुत काम थे वहां पर। और उसकी उनकी कामनेस जो है इस चीज से यहाँ पर हमें दिख सकती है। वो क्रीटो को कहते हैं कि मैंने एस्कुलेपियस से एक कोक लिया था, मुर्गा लिया था, तो मैंने उनको पे नहीं किया, तो बेहतर होगा कि आप जो उसको नजरअंदाज ना करें, नेग्लेक्ट ना करें, उनको जो है पे कर देना। क्रीटो को बोल रहे हैं कि उनको जो है उनके पैसे दे देना। मतलब सोक्रेटिस जो है मरने वाले हैं वहां पर, वो जो है क्रीटो को बोल रहे हैं कि भाई इस बंदे से मैंने एस्कुलेपियस से एक मुर्गा लिया था, उसको पे नहीं किया था, तो उसको पे कर देना। मतलब उन्हें अपनी मौत की फिक्र होनी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं सोक्रेटिस ये भी मानते थे कि भाई जो आत्मा है वो मरती नहीं है, वो रीइंकारनेट भी होती है, ऐसा वो मानते थे, पुनर्जन्म में मानते थे। और ये भी नहीं, मतलब वो डर नहीं रहे थे उस समय पे, काफी काम थे। तो ऐसी इस बात से वो ये चीज को दर्शाया जा रहा है, ये जो लिखा हुआ है क्रीटो से जो बोल रहे हैं। तो यहाँ पर उनकी निर्भीकता, उनकी कामनेस देखी जा सकती है। अगर बात करें सोर्सेज की, जैसे कि मैंने पहले बताया, हमें जो है फर्स्ट हैंड जानकारी नहीं है सोक्रेटिस के बारे में। सेकंड हैंड जानकारी, जैसे कि एरिस्टोफेन का जो क्लाउड, ये जो कॉमिक प्ले है, उससे हमें जानकारी मिलती है। एरिस्टोफेन्स का 2 और कॉमिक प्ले थे, फ्रॉग और बर्ड, ये भी कॉमिक प्ले थे। वहां पर भी एरिस्टोफेन ने सोक्रेटिस को एक तरीके से फनी कैरेक्टर के रूप में ही पोर्ट्रे किया है, सोफिस्ट के चीफ के रूप में पोर्ट्रे किया है। वो जैसे कि फीस लेते थे ऐसे दिखाया है। तो ये जानकारी हमें एरिस्टोफेन्स के क्लाउड वर्क से मिलती है और फिर दूसरे कॉमिक प्ले से भी मिलती है। अगर बात करें प्लेटो के डायलॉग की, जैसे कि कार्मेड्स, क्रीटो, यूथिफ्रो, हिपियास माइनर, आयन, लेक्स, एपोलोजिया, तो वहां से हमें जो है प्लेटो के बारे में भी जानकारी मिलती है। और ये जो डायलॉग है उनके, इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं, लेकिन इनको ज़्यादा एक तरीके से आगे रखा जाता है, क्योंकि ये डायलॉग उन्होंने एज ए डिसाइपल लिखे। इनमें ऐसा माना जाता है कि उन्होंने खुद की थ्योरी नहीं घुसाई होगी, उनको एक तरीके से थोड़ा फिलोसॉफिकली, जैसे सोक्रेटिस थे, हालांकि उनके टीचर थे तो कुछ अच्छा ही लिखा होगा, हो सकता है कुछ बेकार चीजें हो वो नजरअंदाज कर दी हो, तो उतना हम ट्रस्ट करें या नहीं करें अब वो आपके ऊपर है। तो ये जो है इन डायलॉग्स पर तो हम एटलीस्ट थोड़ा विश्वास कर ही सकते हैं। दूसरे जो उन्होंने बाद में लिखे, जहाँ पर उनकी खुद की फिलोसफी भी है, उनको उसका डर है कि हमें वो भी उन्होंने उसमें जो है एम्बेडेड होगी वो भी, तो इन पर हम थोड़ा फिर भी विश्वास कर सकते हैं। एपोलॉजिया का मतलब यहाँ पर माफ़ी से नहीं, इसका मतलब है कि जो उसके सपोर्ट में, सोक्रेटिस के सपोर्ट में जो आर्ग्यूमेंट्स देते हैं इस वर्क में, अपोलॉजी का मतलब एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब वही है कि उसको जो है डिफेंड कर रहे हैं, उसके सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। तो ऐसा ही एक वर्क अपोलॉजी भी इसको बोल सकते हैं, अपोलॉजी ऑफ सोक्रेटिस, ये जीनोफोन का वर्क है। तीसरे यहाँ पर ये आदमी है जिनसे हमें सोक्रेटिस के बारे में जानकारी मिलती है, अपोलॉजी ऑफ सोक्रेटिस, इनका वर्क एक सिंपोजियम है। तो वहाँ पर ये सोक्रेटिस को डिफेंड करते हैं। ये भी कहीं ना कहीं जीनोफोन जो है उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थे सोक्रेटिस के। हालांकि जीनोफोन का जो वर्क है ये उतना फिलोसफिकली रिच नहीं है, इमेजिनेशन का उतना यूज नहीं है, सिंपल थोड़े वर्क है। यहाँ पर आपको बोरिंग लग सकते हैं, यहाँ पर फैक्चुअल चीज़ें बताई गई है थोड़ी, हालांकि ये इंटरप्रिटेशन मात्र है। वहाँ पर ये फर्स्ट हैंड मतलब नहीं प्रेजेंट होते हैं जीनोफोन। प्लेटो जैसे कि ट्रायल के दौरान होते हैं, जीनोफोन नहीं होते हैं कि एक सोल्जर थे ये जो है खाली इंटरप्रेट ही करते हैं जो प्लेटो का वर्क है, फिर दूसरे जो वर्क थे उस टाइम पे, ये उनकी इंटरप्रिटेशन के आधार पर ये वर्क है। जैसे कि ओशिनोमिकस ये वर्क है एक, जैसे कि उन्होंने बताया वहाँ पर कि हाउस होल्ड में कैसे रहते हैं, या फिर किस तरीके से एक एस्टेट में को चलाया जाता है, रहते हैं, तो उस तरीके से वहाँ पर उन्होंने सोक्रेटिस के बारे में लिखा है। एक वर्क है मेमोरेबिलिया, तो यहाँ से भी हमें सोक्रेटिस की काफ़ी जानकारी मिलती है। तो ये जीनोफोन के वर्क है।
तो ये 3 लोग हैं जहां पर ये सेकंड हैंड सोर्स माने जा सकते हैं, जहां से हमें सोक्रेटिस के बारे में पता चलता है। प्लेटो जो है कहीं ना कहीं खुद प्रेजेंट थे, जैसे कि मैंने बताया जीनोफोन वहां पर नहीं थे, वो अब्रोड थे, विदेश में थे सोक्रेटिस के ट्रायल के दौरान। जीनोफोन खुद भी एक्नॉलेज करते हैं, जो कि वो ऑफर कर रहे हैं वो इंटरप्रिटेशन है खाली, जैसे कि मैंने अभी बताया। और जीनोफोन जो है यहाँ पर एक एक्सोट्रिक जो फिलॉसफी है सोक्रेटिस की, यानी कि बाहरी जो दिख रही है वो प्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इजोटेरिक जो फिलॉसफी है, जो इसेंस है उसका सोक्रेटिस की फिलॉसफी का, वो कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वो हमें प्लेटो के डायलॉग्स में देखने के लिए मिलता है। चौथे आदमी जो यहाँ पर है एरिस्टोटल है, ये थर्ड हैंड इनसे जानकारी हमें मिलती है, क्योंकि एरिस्टोटल जो है 15 साल बाद सोक्रेटिस की मृत्यु के बाद ये जन्मे, उनके टाइम पर भी नहीं थे। तो जो एरिस्टोफेन्स, प्लेटो, जीनोफोन जैसे लोगों ने लिखा, या फिर इनके अलावा और भी जो लोग थे उन्होंने लिखा, उसको पढ़कर जो एरिस्टोटल ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाया, अपने ओपिनियन बनाया, उसके आधार पर उन्होंने जो लिखा सोक्रेटिस के बारे में, उससे जो हमें जानकारी मिलती है ये यहाँ पर है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो एरिस्टोफेन्स की हॉस्टिलिटी थी, यानी कि जो एक तरीके से खिलाफ थे वो सोक्रेटिस को, एक सोफिस्ट मानते थे, तो वो भी इसमें वो भी नहीं है एरिस्टोटल के वर्क में। और जो एपोलोजेटिक मोटिवेशंस थी प्लेटो की और जीनोफोन की, यानी कि उसकी वकालत कर रहे हैं, उसके सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, तो वो भी नहीं होगा। तो एक तरीके से न्यूट्रल होकर यहाँ पर एरिस्टोटल ने लिखा है, ऐसा मानते हैं बहुत सारे लोग, और वो प्रीफर करते हैं एरिस्टोटल के अकाउंट को। अब बात करते हैं जो सोक्रेटिस हैं वो कहीं ना कहीं एथिकल नॉलेज की तरफ शिफ्ट करते हैं। जैसे कि पहले जो लोग थे, जो प्री सोक्रेटिक्स थे, वो जो है कहीं ना कहीं जो नेचुरल सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, उनको जो है महत्व दे रहे थे। लेकिन जो सोक्रेटिस है वो वैल्यू करते हैं एथिकल नॉलेज को, या फिर नॉलेज ऑफ मैन को, जैसे कि सोफिस्ट भी करते थे। तो वो कहते थे कि ये जो दूसरी सब्जेक्ट्स है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ये जो है कंपैरेटिवली वर्थलेस है। तो एथिकल नॉलेज की तुलना में उनका उतना जो है वर्थ नहीं है। ठीक है, तो एथिकल नॉलेज को वो जो है इंपॉर्टेंस देते हैं। वो फेमसली क्लेम करते हैं कि नेचर से हमें कुछ भी नहीं सीखना है, कुछ भी सीखने के लिए नहीं है, फील्ड से, ट्रीथ से, जो नेचर है उससे। इसलिए वो जो है अपने आप को एथेंस में ही रखते हैं और ह्यूमन कंडक्ट पर फोकस करते हैं कि ह्यूमन अपने आप को किस तरीके से पोर्ट्रे करता है, किस तरीके से रहता है। तो वो कहीं ना कहीं मैन की नॉलेज लेते हैं, कैसे वो अपने आप को एक सोसाइटी में रखता है। तो वो कहते हैं कि ये हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है कि ह्यूमन बीइंग की नॉलेज लेना। तो यहाँ पर जो सोफिस्ट व्यू था, वो कहते थे, वो नॉलेज को बेस्ड करते थे परसेप्शन पर, कि जो हम देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं, जो हमारा परसेप्शन है उसके आधार पर हमें नॉलेज होती है। क्योंकि परसेप्शन जो है पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, इसलिए जो है ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड जो है ट्रुथ का डिस्ट्रॉय हो जाता है, ऐसा आरोप लगाते हैं सोक्रेटिस। तो सोक्रेटिक व्यू क्या है, सोक्रेटिस कैसा मानते थे? सोक्रेटिस जो है नॉलेज को रीजन में फाउंड करते हैं, कि जो नॉलेज है वो रीजन से डिराइव होती है, और वो ऐसा कर कर एम करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिविटी है ट्रुथ की उसको रिस्टोर कर सके। जैसे कि ऑब्जेक्टिव ट्रुथ सोफिस्ट लोगों से पहले माना जाता था, हालांकि वो फेथ पर आधारित था। यहाँ पर सोक्रेटिस जो है उसको रीजन पर बेस्ड करेंगे, और वो जो है इंडिविजुअल फीलिंग्स के बियॉन्ड जाएंगे, जिससे कि फैक्ट्स को, ट्रू नेचर को, जो कि सब पर लागू हो जाए, सबके लिए, सब लोग उनमें मानते हो, उस पर जो है वो बेस्ड हो। ऐसे जो है वो ट्रुथ को, ऑब्जेक्टिव ट्रुथ को खोजते हैं, उसको रिस्टोर करते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पर रीजन वर्सेस परसेप्शन हमें देखने के लिए मिलता है। रीजन में मान रहे हैं यहाँ पर सोक्रेटिस, और परसेप्शन को जो है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देते हैं सोफिस्ट जो थे वो। अगर बात करें थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट की, जो कि प्रपोज की जाती है सोक्रेटिस द्वारा, सोक्रेटिस आर्ग्यू करते हैं कि जितनी भी ट्रू नॉलेज है वो कॉन्सेप्ट के द्वारा ही, जरिए ही हो सकती है। जैसे कि परसेप्शन के बारे में बोलते हैं कि तुम अगर किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर थिंग के प्रति कॉन्शियस हो, जैसे कि सिंगल ट्री या फिर स्पेसिफिक पर्सन, तो ये आपका परसेप्शन है। और उससे जो इमेज बनेगी, रिप्रेजेंटेशन बनेगी, मेंटल पिक्चर बनेगी उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के द्वारा, जो कि तुम्हारे मन में क्रिएट होता है, जो तुमने आईज से देखा, और वो बंद करने के बाद जो इमेज बनी तुम्हारी मेंटल पिक्चर, उसको इमेज कह सकते हैं हम, रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं। और तो एक कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट एक जनरल आइडिया है, वो आइडिया जो कि होल क्लास ऑफ थिंग्स पर, ना कि किसी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है। जैसे कि सोक्रेटिस एक इंडिविजुअल है, लेकिन मैन जो है, जो वर्ड मैन है, ये कॉन्सेप्ट है,
ये पूरी इंटायर क्लास को ह्यूमन बींग्स की रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैन जो है कॉन्सेप्ट है, और जो सोक्रेटिस है, जैसे कि तुमने सोक्रेटिस को देखा है कि स्पेसिफिक मैन को, ये परसेप्शन है और उसके प्रति तुम्हारी इमेज जनरेट हो जाएगी, रिप्रेजेंट करेगा उसको। तो अगर तुम्हें पूरी क्लास ऑफ मैन को रिप्रेजेंट करना है तो मैन से रिप्रेजेंट होगा। तो मैन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि ह्यूमन बींग्स की पूरी क्लास आ जाती है। तो कॉन्सेप्ट्स की यहां पर वकालत करते हैं कि कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज होगी तुम्हें तो वो ऑब्जेक्टिव नॉलेज होगी। मैन का जो परसेप्शन होगा वो हर किसी के लिए सेम होगा, ये नहीं कि मैन के लिए कोई और कुछ और परसेप्शन रखेगा और दूसरा कुछ और परसेप्शन रखेगा। तो सबके लिए वो सेम होगा कॉन्सेप्ट, तो वो उससे जो है ऑब्जेक्टिव नॉलेज होगी। तो ऐसी नॉलेज की यहां पर वकालत करते हैं सोक्रेटिस। तो अब ये कॉन्सेप्ट फॉर्म कैसे होता है? कॉन्सेप्ट जो है क्रिएट होता है जब तुम आइडेंटिफाई कर लेते हो शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को और डिफरेंसेस को फिल्टर आउट कर देते हो कि वो चीजें जो सब में समान है, सब लोग उसे शेयर करते हैं, सब में कॉमन है, वो आइडेंटिफाई करना, और जो डिफरेंसेस है उनको फिल्टर आउट कर देना। तो वो जो है कॉन्सेप्ट का निर्माण करता है। तो यहाँ पर कॉमन क्वालिटीज इंक्लूड होती है। You group together qualities that every member of a class shares. For instance, you can include vertebrate in the concept of a horse because all horses are vertebrates. तो तुम जो है उन चीजों को ही ग्रुप, उन क्वालिटीज को ही ग्रुप करते हो एक साथ, that every member of a class share, जो कि हर एक मेंबर में उस क्लास के होता है। जैसे कि तुम घोड़ों को जो है वर्टिब्रेट कह सकते हो क्योंकि जो वर्टिब्रेट होने की जो क्वालिटी है वो हर एक घोड़े में पाई जाती है। हर एक घोड़ा जो है वर्टिब्रेट क्लास में आएगा, तो इसलिए तुम वर्टिब्रेट क्लास के अंदर हर एक घोड़े को रख सकते हो। तो वर्टिब्रेट कहकर तुम संबोधित कर सकते हो। तो तुम क्या नहीं कह सकते, क्या क्वालिटीज है जो कि तुम्हें एक तरीके से फिल्टर आउट करनी चाहिए, जो डिफरेंसेस है उनके अंदर। जैसे कि तुम नहीं कह सकते कि जो व्हाइटनेस है ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो कि सब में है, क्योंकि सारे घोड़े व्हाइट नहीं होते, कुछ ब्लैक होते हैं, कुछ ब्राउन भी होते हैं। तो व्हाइटनेस एक कॉन्सेप्ट नहीं बन सकता, जबकि वर्टिब्रेट बन सकता है क्योंकि हर एक घोड़े में एक क्वालिटी पाई जाती है, लेकिन व्हाइटनेस की क्वालिटी हर एक घोड़े में नहीं होती। इसीलिए जो आपका वर्टिब्रेट है ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन व्हाइटनेस कॉन्सेप्ट नहीं बन सकता। तो फाइनल डेफिनेशन क्या होगी, कैसे कॉन्सेप्ट बनाए? कॉन्सेप्ट इज फॉर्म्ड बाय ब्रिंगिंग टुगेदर आइडियाज इन विच ऑल मेंबर्स ऑफ ए क्लास एग्री एंड नेग्लेक्टिंग द वेज इन विच दे डिफर। तो जिन आइडियाज में वो सारे ही क्लास के मेंबर एग्री कर जाए, वो सारे जो है उनके अंदर हो, सभी मेंबर्स के अंदर, उस क्लास को हम कॉन्सेप्ट कहेंगे। और जिनमें वो डिफर करते हैं उनको आइडियाज को हम नेग्लेक्ट कर दें तो वो कॉन्सेप्ट बनाएगा। अब बात करते हैं इस ऑब्जेक्टिव ट्रूथ की नींव कैसे रखते हैं, किस चीज में जो है बेसिस होता है इस ऑब्जेक्टिव ट्रूथ का। तो रीजन होता है वो फाउंडेशन। रीजन जो है कि यूनिवर्सल टूल है। सोक्रेटिस बिलीव करते हैं, मानते हैं कि जो रीजन है कि यूनिवर्सल ह्यूमन ट्रेट है, सभी में पाया जाता है, और आइडेंटिफाइंग नॉलेज विद कॉन्सेप्ट्स क्रिएट्स ए ट्रूथ दैट इज वैलिड एंड बाइंडिंग फॉर ऑल पीपल। अगर कॉन्सेप्ट जो कि बेस्ड है रीजन पर, उसमें अगर नॉलेज को आइडेंटिफाई करे तो वो ऐसा ट्रूथ क्रिएट करता है जो कि वैलिड हो और सभी लोगों को एक साथ बांध के रखे, सबको जोड़े। नॉलेज ऑफ थिंग्स एज दे आर, हमें नॉलेज की इस तरीके से हमें नॉलेज होनी चाहिए जैसे कि वो हैं। जैसे कि सोक्रेटिस के लिए नॉलेज का मतलब है चीजों को समझना जैसे कि वो ऑब्जेक्टिवली एग्जिस्ट करती है, किसी इंडिविजुअल सब्जेक्टिव इंप्रेशन से परे हो, उससे स्वतंत्र हो, कि जैसे वो है थिंग्स उसकी उस तरीके से नॉलेज करना, उस तरीके से वो समझना जैसे वो ऑब्जेक्टिवली एग्जिस्ट करते हैं। तो वो नॉलेज है सोक्रेटिस के अनुसार। अगर बात करें कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन में क्या यहाँ पर हमें समानता देखने के लिए मिलता है, फिर क्या डिफरेंस देखने के लिए मिलता है जो उनको अलग बनाता है, तो सोक्रेटिस कहते हैं कि कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन जो है इसेंशियली सेम होते हैं, कि इसेंस दोनों का सेम होता है। कैसे? कि एक डेफिनेशन जो है वो सिंपली वो कॉन्सेप्ट है जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं वर्ड्स में। अगर कॉन्सेप्ट को ही एक्सप्रेस कर दे हम वर्ड्स में तो वो ही डेफिनेशन बन जाती है। कॉन्सेप्ट माइंड में होता है, लेकिन डेफिनेशन वो एक्सप्रेशन है जिसको तुम एक्सप्रेस कर रहे हो कॉन्सेप्ट को वर्ड्स में, तो वो डेफिनेशन बन जाती है। तो यहाँ पर कॉमन ग्राउंड पहले हम देखेंगे। किसी चीज को हमें डिफाइन करना है, जैसे कि मैन को डिफाइन करना है, तो हम उसमें इंक्लूड करेंगे वो क्वालिटी जो कि उस मैन क्लास के अंदर जो मेंबर आ रहे हैं सब उसको शेयर करे, सब में वो हो। जैसे कि 2 लेग्ड है सभी मैन, सब जो है 2 लेग है, किसी में 3 या 4 या 5 लेग नहीं है। तो 2 लेग जो एक क्वालिटी है या फिर एक क्लास जो है, ये सभी मेंबर शेयर कर रहे हैं क्वालिटी उस क्लास के। तो इसीलिए जो 2 लेग्ड है ये कॉमन ग्राउंड है।
यहाँ पर वो ट्रेड्स एक्सक्लूड कर देंगे जिसमें वो डिफर करते हैं, जैसे कि स्किन कलर या फिर लैंग्वेज। अगर बोले कि भाई हिंदी बोलने वाले जो व्यक्ति हैं वो ही खाली मैन हैं, या फिर ब्लैक कलर के या फिर रेड कलर या फिर ब्राउन कलर या व्हाइट कलर के लोग ही खाली मैन हैं, तो एक तरीके से वहां पर वो सब में चीजें नहीं है, ये क्वालिटीज जो है सब में नहीं है, सारे मेंबर शेयर नहीं करते। तो ऐसी क्वालिटीज का, ऐसे ट्रेड्स को यहाँ पर जिनमें वो डिफर कर रहे हैं उनको एक्सक्लूड करेंगे, और वो क्वालिटीज जो कि सब मेंबर्स के द्वारा शेयर की जा रही है उस क्लास में उनको हम रखेंगे, जैसे कि टू लेग्ड, सभी दो पैरों वाले हैं। तो इस तरीके से हम इन चीजों को देखते हुए, कॉमन ग्राउंड को देखते हुए, उसको फाइंड करते हुए हम जो है डेफिनेशन देंगे। तो स्टैंडर्डाइज जजिंग होनी चाहिए, यानी कि जैसे ही डेफिनेशन फिक्स हो गई, जैसे हमने कोई कॉमन ग्राउंड ढूंढ लिया, ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड ये बन जाएगा उसके बाद। फॉर एग्जाम्पल, इफ द डेफिनेशन ऑफ ए ट्राइंगल इज सेट, एन इंडिविजुअल कैन नो लॉन्गर क्लेम दैट जस्ट एनीथिंग दे चूज इज ए ट्राइंगल। कि जैसे ही डेफिनेशन ऑफ ए ट्राइंगल वो निर्धारित हो गई, वो फिक्स हो गई, जैसे हमने बता दिया कि ये जो है ट्राइंगल है, ये तीन कोण है, और यहाँ पर इस तरीके से हमने बता दिया, तो कोई दूसरा इंसान जो है कोई ऐसी चीज नहीं बता पाएगा ट्राइंगल के बारे में, कुछ भी ऐसा नहीं बोल पाएगा कि जिसकी चार साइड है वो भी हम ट्राइंगल कह देंगे, वो ऐसा क्लेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन दे दी है और वो डेफिनेशन बेस्ड है उस ट्रेट पर, उस क्वालिटी पर, जो कि वहां उस क्लास के सारे मेंबर जो है उस पर एग्री कर रहे हैं, वो सभी में शेयर की जा रही है, सभी में पाई जा रही है। तो उसके बाद जो है वो चेंज नहीं हो पाएगी। तो वहां पर इस्टेब्लिश्ड डेफिनेशन देखी जाएगी, वो डेफिनेशन अगर इस्टेब्लिश हो गई तो फिर वो जो है स्टैंडर्ड बन जाएगा। अब बात करते हैं सोक्रेटिक मेथड क्या है। वो इंडक्शन का मेथड अपनाते हैं। ये इंडक्शन का मेथड क्या है? इंडक्शन का मेथड वही है जहां पर शेयर्ड क्वालिटीज को फाइंड आउट किया जाता है। हम देख रहे हैं बहुत सारे एग्जांपल्स हमने स्पेसिफिक आइडिया के देखे, जैसे कि प्रूडेंस है, वर्च्यू है, ये एक आइडिया है हो गया, इसके हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए और आइडेंटिफाई किया। उसके बाद सिंगल क्वालिटी जो कि सब में पाई जाती है, जो कि कॉमन हो सभी में, यानी कि बहुत सारे एग्जांपल लिए और वो क्वालिटी हमने सिंगल क्वालिटी देखी उसमें जो कि सब में कॉमन हो किसी स्पेसिफिक आइडिया को लेकर। तो उसके बाद हम उसे टेस्ट करेंगे, उसको करेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने एक नया कॉन्सेप्ट जो है उसको टेस्ट करेंगे फ्रेश एग्जांपल से। एक नया एग्जांपल लेंगे, अगर वो फिट नहीं होता है तो हम उसको करेक्ट करेंगे उस कॉन्सेप्ट को, जब तक कि वो रिप्रेजेंट नहीं करता ट्रुथ को, उसको करेक्ट करते जाएंगे जब तक कि वो ट्रुथ को रिप्रेजेंट नहीं करता, जब तक कि हम उसमें जो है बिल्कुल ऐसे हो जाए कि अब तो इसमें कोई कमी निकाल ही नहीं सकते, अब जो है ये पूरी तरीके से फिक्स हो गया है, अब इसको हम फिक्स कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। अब इसको जो है ये पूरी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रुथ को, तो उसी को हम जो है उसके बाद कॉन्सेप्ट कहेंगे कि उसको फर्दर हम करेक्ट नहीं कर सकते। तो ये इंडक्शन का मेथड है जिससे हम कॉन्सेप्ट को एक तरीके से स्टैब्लिश कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट खोज रहे हैं इंडक्शन के मेथड से। यही सोक्रेटिक मेथड है, ठीक है। वो भी तब तक क्वेश्चन करते रहते थे सामने वाले से जब तक एक ऐसी नॉलेज ना हो जाए जिसको फर्दर क्वेश्चन ना किया जा सके, जिसको फर्दर करेक्ट ना किया जा सके, जो कि रिप्रेजेंट करे ट्रुथ को एक्चुअल में एक्यूरेटली। अब बात करते हैं ये जो सोक्रेटीज हैं, ये नॉलेज को ऐसे नहीं कि भाई ये खाली फिलोसॉफिकल बातें कर रहे हैं, थ्योरेटिकल बातें कर रहे हैं, नहीं भाई, वो प्रैक्टिकल एंड्स देखते थे। अगर उनका कोई प्रैक्टिकल या एथिकल गोल नहीं है तो उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। जैसे कि वो कहते हैं कि तुम अगर डिफाइन कर रहे हो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्च्यू, वर्च्यू को डिफाइन कर रहे हो उसके कॉन्सेप्ट को, तो तुम्हें जो है उसको जीना भी है, उसको प्रैक्टिस करना है डेली लाइफ में, तभी उसको डिफाइन करने का या फिर एस्टेब्लिश करने का उसको कॉन्सेप्ट, उसका मतलब बनता है उसको डिफाइन करने का। अगर तुमसे प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो तो फिर जो है कोई मतलब नहीं बनता। तो प्रैक्टिकलिटी की तरफ सोक्रेटिस का जोर होता है। जैसे तुम अगर कोई फिक्स्ड कॉन्सेप्ट ऑफ वर्च्यू एस्टेब्लिश कर देते हो तो तुम्हारा एक्ट गुड है या बैड वो उसके ऊपर ही निर्धारित होगा, उसके ऊपर ही आधारित होगा कि जो कॉन्सेप्ट तुमने एस्टेब्लिश किया उसके साथ वो एग्री करता है कि नहीं करता है। हम यहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि किसी पर्सन के लिए वो राइट है तो वो राइट होगा, नहीं भाई, जो तुमने कॉन्सेप्ट ऑफ वर्च्यू एस्टैब्लिश किया है, फिक्स किया है, वो जो है रीजन पर बेस्ड है। जो रीजन सभी में पाया जाता है, सभी जो है रैशनल बीइंग है, तो उसके आधार पर तुमने वो एस्टैब्लिश किया है क्योंकि सभी ने वहां पर एग्री किया था उस कॉन्सेप्ट ऑफ वर्च्यू को लेकर। अब बात करते हैं वर्च्यू एज नॉलेज की। यहाँ पर क्या बताते हैं सोक्रेटिस? सोक्रेटिस बिलीव करते हैं कि जो मोरालिटी है वो इंटायरली डिपेंड करती है कि पर्सन उसके बारे में जानता है या नहीं जानता, उसको नॉलेज है पर्सन को या नहीं है। एक पर्सन जो है तभी राइटली एक्ट कर सकता है जब उसे नॉलेज होती है। ए पर्सन कैन नॉट एक्ट राइटली अनलेस दे फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज राइट।
एक पर्सन कभी भी राइट नहीं कर सकता जब तक उसको पता ही नहीं है कि राइट का कॉन्सेप्ट क्या है, राइट क्या है, सही क्या है। अगर उसे पता है तभी वो राइट एक्शन ले सकता है। इग्नोरेंस के कारण जो है रॉन्ग डूइंग होती है, गलत जो है कोई भी जानबूझकर नहीं करता, सोक्रेटिस मानते हैं। एक पर्सन अगर गलत कर रहा है इसका मतलब इग्नोरेंट है, उसको ट्रू कॉन्सेप्ट उसको की जानकारी नहीं है, उसको जो है गलती से वो जो है जिसको सही मान रहा है उसको उसकी जानकारी नहीं है, वो मान रहा है कि वो सही है, उसको जानकारी नहीं है। अगर उसे जानकारी होती तो वो कभी इंटेंशनली गलत नहीं कर सकता, ऐसा सोक्रेटिस मानते हैं। इसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी उठाया जाता है, जैसे कि एरिस्टोटल उठाते हैं इस पर ऑब्जेक्शन, जैसे कि इसकी अगली स्लाइड में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर सोक्रेटिस कह रहे हैं कि जो नॉलेज है वो गलत करने से रोकती है। अगर किसी को नॉलेज है तो वो गलत कर ही नहीं सकता। इफ ए पर्सन ट्रूली पजेस नॉलेज दे कैन नॉट डू रॉन्ग। तो ये काफी बोल्ड क्लेम है सोक्रेटिस का। अब बात करते हैं क्या क्रिटिक्स हैं, क्या काउंटर पॉइंट्स सोक्रेटिस की इस थ्योरी के प्रति दिए जाते हैं। जैसे कि एरिस्टोटल ने सबसे फेमस क्रिटिक किया है, यहाँ पर फेमसली उन्होंने बोला है जो इरेशनल पार्ट्स है सोल के, सोक्रेटिस ने कहीं ना कहीं उनको इग्नोर कर दिया। जैसे कि इमोशन है, इरेशनल पार्ट पैशन है, तो ये सभी ह्यूमंस में पाया जाता है और इनके द्वारा ही या फिर इनसे ड्राइव होकर ह्यूमन एक्शन लेता है। वो सोलली रैशनैलिटी पर उनके एक्शंस बेस्ड नहीं होते। उन्हें पता है कुछ चीज सही है गलत है, लेकिन फिर भी वो गलत चीज करते हैं। एरिस्टोटल ऐसा कहते हैं, उसको रेफ्यूट करते हैं। सोक्रेटिस जैसे कि मान रहे हैं कि उनको पता नहीं होता इसलिए वो गलत कर रहे हैं, नहीं पता है तब भी कुछ लोग गलत करते हैं। सोक्रेटिस जो है उनका पर्सनल बाइस यहाँ पर देखने को मिलता है। वो मिस्टेक कर लेते हैं कि भाई जैसे वो है, जैसे कि सोक्रेटिस जो है गाइड हो रहे हैं प्योरली रीजन से, वो ह्यूमन वीकनेस के अबव है, उससे ऊपर उठ चुके हैं। उनको लगता है कि सभी उनकी तरह है, तो वो जो है दूसरों को यहाँ पर समझ नहीं पाए। वो सोचते हैं कि सभी जो है रीजन से ही, रीजन को ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो गवर्न हो रहे हैं पैशन से, ना कि रीजन से। तो सभी लोग नहीं होते हैं रीजन से गवर्न, कुछ लोग पैशन में आकर भी फैसले लेते हैं। उन्हें पता होता है रैशनली कि ये चीज सही है, लेकिन फिर भी अपने पैशंस के कारण, इमोशंस के कारण वो चीजें कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा नहीं कि वो इग्नोरेंट है उसके लिए, उन्हें पता है लेकिन फिर भी वो एक्शन लेते हैं। तो यहाँ पर जो सोक्रेटिस कहते हैं कि कोई भी इंसान जानबूझकर गलती नहीं करता, वो इग्नोरेंट होता नहीं, भाई जानबूझकर भी कोई लोग गलती करता है अपने पैशन के कारण, रीजन वहां पर वो सोलली उससे एक्शन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये फेमसली क्रिटिक किया जाता है एरिस्टोटल के द्वारा सोक्रेटिस के इस पॉइंट को। अब बात करते हैं दो सोक्रेटिक प्रपोजिशंस की या फिर कॉन्सेप्ट्स की वर्च्यू को लेकर जो कि सोक्रेटिस देते हैं। वो कहते हैं पहले कि जो वर्च्यू है ये सिखाया जा सकता है, वर्च्यू कैन बी टॉट। While many believe virtue depends on character, heredity or habit, Socrates argued that because virtue is knowledge, it can be imparted through teaching. The only difficulty is finding a teacher who truly understands the concept of virtue. जैसे कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो वर्च्यू है वो कैरेक्टर पर डिपेंड करता है, इंसान की हेरिडिटी पर, कि वो उसके फोरफादर से उसको मिला है। हैबिट पर वो डिपेंड करता है कि किसी को आदत पड़ जाए करते करते कुछ चीज की। सोक्रेटिस आर्ग्यू करते हैं कि जो वर्च्यू है वो नॉलेज है, क्योंकि और नॉलेज है तो नॉलेज जो है वो टीचिंग के द्वारा इंपार्ट की जा सकती है, और केवल जो डिफिकल्टी है वो उस नॉलेज को लेकर, जो वर्च्यू की नॉलेज है अगर किसी टीचर में वो है, उसको जानता है वो उस कॉन्सेप्ट को वर्च्यू के, तो ऐसे टीचर को फाइंड करना जो कोई उसे सिखा सके, उसमें खाली डिफिकल्टी है कि ऐसा टीचर हमें कोई मिल जाए। तो वर्च्यू तो सिखाया जा सकता है बेसिकली, ऐसा सोक्रेटिस कह रहे हैं, बस टीचर मिल जाए एक बार वैसा जो कि जानता हो, जिसको जानकारी हो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्च्यू की। इसके बाद वो कहते हैं कि जो वर्च्यू है ये एक होता है, यूनिफाइड होता है। वर्च्यू इज यूनिफाइड, ठीक है, एक है। इंस्टेड ऑफ मैनी सेपरेट वर्च्यूज लाइक काइंडनेस, टेम्परेंस, प्रूडेंस, और भी होते हैं मानते हैं लोग। तो सोक्रेटिस कहते हैं कि ये जो है एक सिंगल सोर्स से ही फ्लो करते हैं, ये जो सारे सेपरेट वर्च्यूज है, और वो जो सिंगल सोर्स है उसको हम विजडम कहें, नॉलेज कहे, ज्ञान कहे, कुछ भी कहे, तो उससे वो फ्लो करते हैं सारे ही। तो वर्च्यू अपने आप में यूनिफाइड है, एक है। तो विजडम जो है ओनली ट्रू वर्च्यू है, ऐसा सोक्रेटिस कह रहे हैं, या फिर वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने एक तरीके से इंटरप्रेट किया सोक्रेटिस को दूसरे जो अकाउंट है, जो कि सेकेंड हैंड अकाउंट है, प्लेटो, ज़ीनोफोन, इन सबसे। तो वो कह रहे हैं कि जो विजडम है वो ट्रू वर्च्यू है खाली, और जो कि सभी में पाया जाता है। इट कंपासेस ऑल अदर्स, ठीक है, एनकंपासेस ऑल अदर्स। तो वर्च्यू एक है। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल लिगेसी की, जो कि सोक्रेटिस के कंट्रीब्यूशन के कारण यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है। ये एक साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इस्टेब्लिश कर रहे हैं।
बाय बेसिंग नॉलेज ऑन यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट रेदर देन इंडिविजुअल परसेप्शन, कि वो नॉलेज को यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स में बेस कर रहे हैं और यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट बेस है रीजन में, रीजन पर आधारित है, ना कि इंडिविजुअल परसेप्शन पर। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो रिस्टोर कर रहे हैं फेथ को इन ऑब्जेक्टिव रियलिटी एंड मोरल लॉ, कि वो फेथ जो कि कहीं ना कहीं गायब हो गया था ऑब्जेक्टिव रियलिटी में, मोरल लॉ में, वो स्टैब्लिश किया है, दोबारा से रिस्टोर किया है, उसमें विश्वास जगाया है। एक क्रांति जो लाए हैं सोक्रेटिस, ये रिवॉल्यूशन इन थॉट प्रोवाइडेड द फाउंडेशन फॉर द फिलोसफीज ऑफ प्लेटो, एरिस्टोटल एंड मच ऑफ द सब्सिक्वेंट वेस्टर्न आइडियलिज्म। तो यहाँ पर इस क्रांति ने कहीं ना कहीं नींव खड़ी कर दी है प्लेटो, एरिस्टोटल और दूसरे जो वेस्टर्न आइडियलिस्ट थे उनकी फिलोसफीज के लिए। ठीक है, तो ये हिस्टोरिकल लेगेसी हम देख सकते हैं। सोक्रेटिस ने जो कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने जो एक साइंटिफिक थ्योरी दी है कॉन्सेप्ट्स की, जो कि रीजन पर आधारित है, वो रीजन जो कि सब में पाया जाता है, जो कि एक ऑब्जेक्टिव या फिर यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। इनका ये जो कॉन्सेप्ट है या फिर ये जो उन्होंने थ्योरी दी है, ये इंडिविजुअल परसेप्शन पर आधारित नहीं है जैसे कि सोफिस्ट की थी। तो उन्होंने कहीं ना कहीं फेथ जगाया है, एक विश्वास जगाया है ऑब्जेक्टिव रियलिटी में, मोरल लॉ में, रिस्टोर किया उस फेथ को। अब बात करते हैं स्टेजेस ऑफ थॉट। 3 स्टेजेस हम देख सकते हैं थॉट की, जैसे कि यहाँ पर ये जो ऑथर है बुक के, ये WT स्टेज की बुक है, ये मैंने जो PPT है मोस्टली उन्हीं की बुक से बनाई है। एक और बुक है, इन बुक्स के नाम या फिर जो सोर्सेज मैंने यूज किए इस PPT को बनाने में, जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसके आधार पर, ये आपको ये जो PDF है मैं आपके अपने टेलीग्राम चैनल पर जब अपलोड करूंगा तो उसमें आपको सोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप जो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है, तो आप जरूर से एक बार उसको देख सकते हैं। तो 3 स्टेजेस ऑफ थॉट जो है, ये यहाँ पर इसका जिक्र मिलता है कि ह्यूमन थॉट जो है डेवलप करता है, प्रोग्रेस करता है थ्रू 3 स्टेजेस साइकिल, जैसे कि सोक्रेटिस प्रेजेंट करते हैं, वो की फिगर माने जाते हैं, जो कि प्योरली ट्रेडिशनल बिलीफ से वो एडवांस करते हैं थॉट को टू द बिलीफ ग्राउंडेड इन लॉजिक एंड यूनिवर्सल रीजन। वो जो थॉट था जो कि ट्रेडिशनल बिलीफ में प्योरली वहां पर सोचा समझा नहीं जाता था, उससे वो एडवांस करते हुए कैसे उसको लॉजिक और यूनिवर्सल रीजन में ग्राउंड करते हैं, आधार उसको बनाते हैं लॉजिक को और यूनिवर्सल रीजन को। तो ये जो है कहीं ना कहीं 3 स्टेज ऑफ थॉट में हम देख सकते हैं। सबसे पहले क्या आता है, सिंपल फेथ आता है। तो ये पहली स्टेज मानी जाती है जहां पर बिलीफ को पॉजिटिवली देखा जाता है, बस उसको मान लिया जाता है, वहां पर रीजन पर वो बेस्ड नहीं होता है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन द रीजन। ट्रूथ एंड गुडनेस आर टेकन फॉर ग्रांटेड एज ऑब्जेक्टिव रियलिटीज, बस उनको ऐसे ही मान लिया जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग पहले से ऐसा मानता आ रहा है, पहले से ऐसा चलता आ रहा है, तो इसलिए उनको मान लो बिना किसी रैशनैलिटी के। वो जो है कस्टम, हैबिट और अनइंटेलिजेंट एसेंट के द्वारा सपोर्ट होते हैं, यानी कि वो कस्टम चलता आ रहा है, ऐसी हैबिट बन गई है लोगों को, कोई जो है इंटेलिजेंटली उस पर एसेंट नहीं दे रहा है, सहमति नहीं दे रहा है, बस ऐसे ही चलता आ रहा है, तो वो सिंपली फेथ पर आधारित हो गया बिना किसी रीजन के। तो ये हो गया आपका पहला स्टेज सिंपल फेथ का। दूसरा आता है डिस्ट्रक्टिव स्केप्टिसिज्म। ये जो स्टेज है वो बिगन होती है रीजन से, तो यहाँ पर सिंपल फेथ पर रीजन अप्लाई होता है, जैसे कि सोफिस्ट ने किया। सोफिस्ट जो है इस एरा को रिप्रेजेंट करते हैं डिस्ट्रक्टिव स्केप्टिसिज्म के। वो जो है थॉट को यूज करते हैं क्वेश्चन करने के लिए लॉ को, कस्टम को, अथॉरिटी को, जो कि अल्टीमेटली अंडरमाइन कर देते हैं सारे ही आइडल्स को, गुडनेस और ट्रुथ के। तो थॉट के जरिए, थॉट को यूज करके वो लॉ, कस्टम, अथॉरिटी को क्वेश्चन करते हैं, जिससे गुडनेस और ट्रुथ के जितने भी आइडल्स थे, आदर्श थे, वो जो है अंडरमाइन हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पर तीसरी स्टेज में यहाँ पर अब सोक्रेटिस का नाम आता है। सोक्रेटिस रिस्टोर कर देते हैं उन पॉजिटिव बिलीफ्स को रीजन के थ्रू, रीजन पर वो बेस्ड करते हैं अपने जो भी तर्क वो देते हैं। यहाँ पर जो पॉजिटिव बिलीफ है अब वो कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जो कि फर्दर रीजन पर आधारित है, ना कि कस्टम पर। सोक्रेटिस इस मूवमेंट को लीड करते हैं और वो जो है कहीं ना कहीं कॉम्प्रीहेंडिंग बिलीफ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जो माना जा रहा था पहले अंधविश्वास था, जो कि रीजन पर बेस्ड नहीं था, अब उस बिलीफ में वो कहीं ना कहीं रीजन का एलिमेंट लगा देते हैं, रीजन पर उसको बेस्ड कर देते हैं। तो ये जो है एक तरीके से रिस्टोर करता है उस फेथ को ऑब्जेक्टिव रियलिटी में, मोरल लॉ में दोबारा से। तो यहाँ पर एक रिस्टोरेशन का काम हो रहा है। अब बात करें सोक्रेटिस और एरिस्टोफेन्स की अप्रोच में क्या अंतर है, कैसे वो स्केप्टिज्म के रेस्पॉन्स में यहाँ पर अपना तर्क देते हैं, सोफिस्ट के अगेंस्ट में किस तरीके से वो अप्रोच करते हैं। जैसे कि एरिस्टोफेन्स जो है वो कंजर्वेटिव अप्रोच वाले हैं। एरिस्टोफेन्स जो है वो चाहते थे कि वायलेंटली हम रिटर्न कर जाएं गुड ओल्ड टाइम्स में ऑफ सिंपल फेथ,
वो मानते हैं कि क्योंकि ये जो सारी प्रॉब्लम है थॉट के कारण हो रही है, इसलिए थॉट को पूरी तरीके से सप्रेस कर दो और जो पुराने दिन है उसमें वापस से लौट जाओ, बिना किसी तर्क के, रीजन के, ऐसे ही विश्वास कर लेना है। लेकिन सोक्रेटिस ऐसा नहीं मानते हैं। सोक्रेटिस कहते हैं कि जैसे ही एक बार सिंपल फेथ थॉट के द्वारा डिस्ट्रॉय हो गया, हम उसको दोबारा उसी सिंपल फेथ को हम नहीं पा सकते, हम ऐसे ही फिर विश्वास नहीं कर सकते। हमें जो है इसका एक ही उपचार है, हमें फिर इन प्रॉब्लम्स को जो कि थॉट्स के द्वारा जिसका थॉट कारण है, हमें उसको ऊपर और थॉट करना पड़ेगा और विचार करना पड़ेगा। यानी कि थॉट का जो रेमेडी है वो थॉट ही है, और ज्यादा विचार करना पड़ेगा। हमें इन बिलीव्स को रीजन पर ही बेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं फेथ को। हम दोबारा से उस सिंपल फेथ में नहीं लौट सकते, उस गुड ओल्ड टाइम्स में हम नहीं जा सकते। हमें जो है उसी में सुधार करना पड़ेगा, उसी को हमें थॉट्स पर बेस करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ फ्लीइंग रीजन ही एडवांस थ्रू इट टू फाइंड अ न्यू रैशनल फाउंडेशन फॉर थॉट। तो हमें फॉर फेथ सॉरी तो हमें जो है एक नई रैशनल फाउंडेशन बनानी पड़ेगी फेथ की, जो कि रीजन पर ही आधारित होगी। हमें रीजन से भागना नहीं है, रीजन को ही हथियार बनाकर उसी पर ही अपना विश्वास जो है उसको कायम करना है, उसको फाउंड करना उसी पर। तो सोक्रेटिस की ये अप्रोच है, काफी प्रैक्टिकल है, क्योंकि सही बात है भाई, एरिस्टोफेन जो कह रहे हैं कि दोबारा से उसी समय में लौट जाए, वो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि एक थिंकर हुए हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, जैसे कि वो कहते हैं कि गो बैक टू वेदास, वेदास में दोबारा लौट जाओ। ऐसा होता नहीं है कि दोबारा नहीं लौटा जा सकता। तो कहीं ना कहीं उससे हम एरिस्टोफेन्स को एक तरीके से देख सकते हैं, वो कह रहे हैं कि गुड ओल्ड टाइम्स में दोबारा लौट जाओ। तो यहाँ पर सोक्रेटिस की अप्रोच ज्यादा कारगर लगती है। अब बात करते हैं वो कैसे ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को रिस्टोर करते हैं। जैसे कि सोफिस्ट जो थे वो सब्जेक्टिविटी में मानते थे, वो बिलीव करते थे कि जो ट्रूथ है वो मेरा जो ट्रूथ है, मैं जैसा मानता हूं, मैं जैसा सोचता हूं, वो ट्रूथ है। केवल मेरे लिए जो ट्रूथ है वो तुम्हारे लिए नहीं होगा, तुम्हारा जो ट्रूथ है वो मेरे लिए नहीं होगा। सबका अपना अपना ट्रूथ है, सब्जेक्टिव है। A private reality based on an individual's personal sensations and subjective impression। जो इंडिविजुअल की पर्सनल सेंसेशंस है, सब्जेक्टिव इंप्रेशन जो उसके है, उसी के आधार पर रियलिटी है। तो रियलिटी कहीं ना कहीं प्राइवेट है, वो यूनिवर्सल नहीं है, वो पब्लिक नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है सोफिस्ट की जो रियलिटी है। यहाँ पर इंड्यूशन का भी खतरा है, जिसकी यहाँ पर एक तरीके से बात करते हैं इस बुक के ऑथर W.T. स्टेट्स जो है उसमें, जिसमें वो बताते हैं। सोक्रेटिस भी यहाँ पर आई थिंक जिस खतरे से अवगत होंगे कि ट्रुथ को इंट्यूशन में प्लेस कर देना, स्पिरिचुअल परसेप्शन हम कह सकते हैं इंट्यूशन को एक तरीके से, कि ये जो परसेप्शन है एक तरीके से सबको अलग अलग होता है, सबका एक नहीं होता इंट्यूशन भी, तो स्पिरिचुअल परसेप्शन इसको कह सकते हैं। तो ये जो सोफिस्ट ने गलती की थी उसी को दोहराने जैसा होगा। जैसे कि फिजिकल सेंसेशन होती है, इंट्यूशन भी इसलिए पर्सनल होता है फिजिकल सेंसेशन की तरह ही। अगर एक पर्सन जो है इंट्यूट करता है एक चीज को, दूसरा सेम चीज इंट्यूट नहीं कर सकता, वो अपोजिट भी कर सकता है, फिर अलग कर सकता है कुछ इंट्यूट। देयर इज नो ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड टू जज बिटवीन देम। कोई ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड नहीं है जिससे कि हम जज कर सके उनके बीच में, और एक कॉन्सेप्ट वहां पर हम स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे, एक डेफिनेशन नहीं दे पाएंगे जो कि यूनिवर्सल रीजन पर बेस्ड हो। तो इसलिए हम टोटल स्केप्टिसिज्म की तरफ दोबारा चले जाएंगे। ये जो है एक तरीके से यहाँ पर खतरा देखने के लिए मिलता है इंट्यूशन में। तो यहाँ पर सोक्रेटिस जो है वो अपना तरीका बताते हैं, इसको सोक्रेटिक ऑब्जेक्टिविटी भी हम कह सकते हैं। वो एग्री करते हैं कि जो ट्रुथ है ये इंडिविजुअल के द्वारा ही डिस्कवर किया जाना चाहिए कि मेरा ट्रुथ, लेकिन वो जो ट्रुथ है उसका, वो केवल उसकी कैपेसिटी एज ए रैशनल बीइंग उसमें वो होना चाहिए कि तुम एक रैशनल बीइंग होकर उस कैपेसिटी में सोचते हुए वो ट्रुथ डिस्कवर करो। और क्योंकि जो रैशनैलिटी है वो सब में है, सब ह्यूमन बीइंग जो है वो रैशनल होकर ही अपने एक्शन से लेते हैं, रैशनैलिटी से ड्रिवन होकर ही कोई एक्शन जो है वो सही कहा जाएगा। तो अगर कोई एक्शन कोई गलत कर रहा है, कोई काम गलत कर रहा है, इसका मतलब उसको समझ नहीं है, वो इग्नोरेंट है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो रैशनली वो नहीं है, वो सबके साथ सामंजस्य में नहीं है। कॉन्सेप्ट तभी बनेगा जब वो यूनिवर्सल रीजन पर बेस्ड होगा, सब वहां पर एक तरीके से शेयर करेंगे वही चीज, वही आइडिया, वही क्वालिटी। अगर वो नहीं है इसका मतलब वो इग्नोरेंट है, अभी वो स्टैब्लिश नहीं हुआ है कॉन्सेप्ट। तो रैशनैलिटी, रैशनल बीइंग की कैपेसिटी में अगर वो एक्शन होता है तो वो जो है कहीं ना कहीं यूनिवर्सल होगा, क्योंकि रीजन जो यूनिवर्सल है सबके द्वारा शेयर किया जाता है और उससे एक यूनिवर्सल ट्रुथ क्रिएट हो सकता है जो कि सभी रैशनल बीइंग के लिए वैलिड हो। अगर वो नहीं हो पा रहा है ऐसा, इसका मतलब कुछ गलती की है, कुछ इग्नोरेंस है वहां पर, कॉन्सेप्ट अभी पूरी तरीके से स्टैब्लिश नहीं हुआ है, उसको स्टैब्लिश करने की जरूरत है, डेफिनेशन ढूंढने की जरूरत है जो कि रीजन पर बेस्ड हो, जो सभी पर लागू हो सके, जो कि सभी पर के लिए वैलिड हो, यूनिवर्सल ट्रुथ वो कहा जाएगा, उससे वो यूनिवर्सल ट्रुथ बनेगा।
तो इस तरीके से कहीं ना कहीं सोक्रेटिस ऑब्जेक्टिव ट्रुथ को रिस्टोर करते हैं, जो कि रीजन पर बेस्ड होता है, यूनिवर्सल रीजन पर। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आई है, आपकी कुछ हेल्प हुई है, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है, और कमेंट करो अगली वीडियो किस टॉपिक पर मैं बनाऊं। और अगर आप जो है यूजीसी नेट फिलोसफी की तैयारी कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कोई अच्छी मॉक टेस्ट सीरीज जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके, आप कुछ हेल्प हो सके, तो आप जो है ट्रिनिटी मॉक टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इसमें आपके 80+ मॉक टेस्ट है, बाइलिंगुअल है, हर एक क्वेश्चन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की गई है, और ये जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है यूजीसी नेट का उस पर बेस्ड है। यहाँ पर सीयूईटी पीजी गेट से भी क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, तो काफी होलिस्टिक आपको ये आउटलुक देगी। तो आपको जरूर से यहाँ पर एक बार एनरोल करके देखना चाहिए। आप डेमो टेस्ट भी दे सकते हो एनरोल करने से पहले। इसका रजिस्ट्रेशन लिंक जो है कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है। और इतना ही था वीडियो में। दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर।